हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 विद्युत, इसके जो पाठगत प्रश्न हैं उनको, मतलब जो हमारे पेज नंबर 232 में ब्लू लाइन के अंदर में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनकी बात करना चाह रहे हैं। इस सेगमेंट के से पहले, बेसिकली 232 पेज से पहले हमने जो डिस्कस कर लिया है टॉपिक, वो है भाई क्या, तो हमने डिस्कस कर लिया हमारे पूरे ओम्स लॉ को, हमने उससे निकाला था रेजिस्टेंस के तत्पश्चात हमने बात करी थी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को, कि कैसे कैसे रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये जो ब्लू लाइन इंडेक्स क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, वो क्वेश्चन का मूल मकसद क्या होता है, जो अभी ऊपर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो सेम कॉन्सेप्ट आप एक बार अप्लाई करके देख लें, ताकि पता चल जाए कि जो आपने सीखा वो एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सही सीखा। तो चलिए भाई इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं, एंड ये भी बताते चलूं कि ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं, तो भैया ये इंपॉर्टेंट होना ही होना है। आप चाहे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए शुरू करते हैं, पेज नंबर 232 पे पहुंचते हैं एनसीईआरटी के, एंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की जब हमने निर्भरता की बात करी थी, तब हमने कहा था कि सबसे फर्स्ट तो प्रतिरोध की निर्भरता होती है उस चालक की लंबाई पर। किस पर भाई? लंबाई पर। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात से हमारे काम हो नहीं जाता, क्या करना पड़ता है, तो हम लिखते हैं कि भैया रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। मतलब ये क्या है? आर मतलब प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लंबाई के। यानी कंडक्टर की, चालक की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई को अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब मैं इसको थोड़ा सा सिखाता हूं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। क्या कहना चाह रहे भाई? तो एक बात समझिए, ये है कंडक्टर, ये एक चालक है। मैं इनके आवेशों को थोड़ा सा आपको निर्देशित करके दिखा देता हूं। ये रहे इसके आवेश, मान लीजिए ये फ्री चार्जेस है, ये चार्ज कैरियर से बेसिकली ये चार्जेस को कैरी कराएंगे। अब क्या हो रहा है, एक सीधी बात समझिएगा कि ये इसकी एल लंबाई तक इन चार्जेस को कैरी करके जाना है, यानी यहां से चल करके इन चार्जेस को मान लीजिए यहां तक जाना है। तो इन चार्जेस को इतनी दूरी चलने की जब बात की जाएगी, तो मिलने वाले जो रुकावट हैं, रुकावटों को भी बना देता हूं इसी में। ये जो कुछ कुछ लाइनें बना रहा हूं, ये सब मान लीजिए ये सब रुकावट है, ये सब नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये हमें चालकता में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये जो ब्लैक से बने हुए हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया आप एक काम करो, इसकी लंबाई आप बढ़ा दो। ये लो, लंबाई बढ़ा दी। लंबाई को क्या कहा था मैंने? बढ़ा दीजिए। तो जब आप लंबाई बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि बढ़िया बात है भाई, ये चार्ज कैरियर्स और बढ़ गए। लेकिन इसके एवज में मैं कहूंगा कि इसमें जो ये रेजिस्टेंस था, जो प्रतिरोध था, जो रुकावट था, ये भी तो बढ़ गया। मतलब मैंने पहले एल लंबाई थी, छोटी सी लंबाई और मैंने इधर बढ़ा दी, तो मैं क्या पाता हूं कि लंबाई बढ़ा दिया तो मैं प्रतिरोध को भी बढ़ा दिया। और अगर यहां से मैं कहता हूं कि लंबाई को कम कर दिया, यहां से ये पूरी लंबाई को कम कर दिया, तो प्रतिरोध कम हो गया। यहां से लंबाई को क्या किया? लंबाई को बढ़ाया, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया? बढ़ गया। लंबाई को कम किया तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया? कम हो गया। मतलब लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और तरीका बताता हूं, है ना, इसके लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका था अपने पास। क्या? मैं सीधी बात कहता हूं कि भैया ऊबड़ खाबड़ वाला रोड है और पहले 2 किलोमीटर का रोड है,
अब मेरे को 3 किलोमीटर तक उसी उबड़ खाबड़ वाले रोड पे जाना है, यानी रोड की लंबाई बढ़ा दी तो मेरे को क्या रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड है कम हुआ कि बढ़ गया? तो आपको भैया बढ़ गया ना, 2 किलोमीटर जाना था सिर्फ और सिर्फ उबड़ खाबड़ में, अब 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ में, तो मेरे को अपोजिशन फोर्स जो मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है ना, मुझे रुकावट जो रास्ते मिल रही है, रेजिस्टेंस जो मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है। सिंपल सिंपल लॉजिक भैया, पहले 2 किलोमीटर का जाम था, आप कह रहे हो 3 किलोमीटर का जाम लग गया, लो भैया लंबाई तो बढ़ गई लेकिन रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ गया। और दूसरा मैं बोलता हूं जाम लगाए ना रोड पे, ये रोड था, रोड पे जाम लगाए ना, अब मैं कहता हूं कि रोड की चौड़ाई बढ़ा दो यार, तो रोड की जब आपने चौड़ाई बढ़ा दी तो फिर क्या हुआ? फिर तो जाम नहीं लगेगा ना, चार्ज कैरियर्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं किसको? ये हटाता हूं, है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं किसको? इसको। ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये देखिए मैं कह रहा हूं इसको बढ़ा दीजिए, ठीक, चलिए मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे। ये इतना बड़ा सा अनुप्रस्थ काट हो गया, अब इसका अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल जो है इसको मैंने इतना बड़ा कर दिया, ये देखिए ये इतना बड़ा हो गया। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो बढ़ गया, मतलब इसको ए से जो डिनोट करे ये बढ़ गया। अच्छा ये बढ़ गया तो आपको क्या दिख रहा है? यहां पे चार्ज कैरियर्स की संख्या क्या हो गई? पैरेलल में बढ़ गई। आप बढ़ोगे उधर भी तो बढ़ ही रहा था ना, इसमें और उसमें क्या अंतर? तो मैं कह रहा हूं एक जगह पे, एक काट पे, एक काट मतलब एक, चलिए एक छोटा सा कट मारता हूं, ये रहा, ये एक कट, ये एक छोटा सा, ये एक कट मारो। अब इस कट में एक ही समय पे ले जाने वाले कैरियर्स की संख्या देखिए 1 2 3 4 हो गए। लंबाई बढ़ाने पर नहीं हो रहे थे, यही 2 थे, आगे 2 और 2 और 2, तो वो बढ़ नहीं रहे थे। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो पैरेलल में 2 लोग और मिल गए मेरे साथ चलने वाले। मैं क्या बोलूं, रोड की चौड़ाई बढ़ा दी, पहले 2 ही गाड़ियां जा रही थी, अब 4 जाने लग गई, तो अल्टीमेटली क्या हो गया? प्रतिरोध का मान कम हो गया, रुकावट क्या हो गया? कम हो गया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। 2 बातें समझ में आ गई, एक तो इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह लीजिए, और मैं कहता हूं उपरोक्त दोनों समीकरणों से, उपरोक्त समीकरण से क्या प्राप्त होगा भाई? तो आपको दिख रहा है कि R प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, और R ही प्रोपोर्शनल है A के, तो 1/A। अब इन दोनों को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? R प्रोपोर्शनल टू L/A। फर्दर और मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखता हूं R इज इक्वल्स टू रो L/A। क्या बन गया? R इक्वल्स टू रो L/A। रो क्या है भाई? तो रो जैसा कि हमें पता है कि जैसे ही मैं कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं, है ना, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अनुपातिक चिन्ह हटाता हूं, एक स्थिरांक आएगा, ये है स्थिरांक। तो इसके बारे में और कुछ बताइए, तो चलिए इसके बारे में और बताता हूं। रो इक्वल्स टू, इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए तो RA/L, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया भाई? तो रो जो है वो होता है RA/L, मतलब इसकी इकाई की बात करेंगे तो ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर, ठीक। कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर यहां पे आपने कह दिया कि एरिया 1 कर दीजिए एंड L को भी 1 कर दीजिए, ठीक है, तो रो इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको? R। मतलब ये हमेशा ही कैसा रहने वाला? कांस्टेंट। किसी भी वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 यूनिट कर दीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड लेंथ इज 1 यूनिट। तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को कहते हैं हम क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। ये अल्टीमेटली रो है क्या? तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है भैया, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। खत्म बात। तो मतलब एक बात समझ में आ गई क्या? कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहले तो लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो इन दोनों को मिलाकर के फॉर्म बना। 2 और लोग हैं लेकिन ये फॉर्मूले में नहीं आते, एक चालक की प्रकृति और एक है टेम्परेचर। चालक की प्रकृति का मतलब क्या होता है भाई? नेचर जो है मटेरियल का, कैसा मटेरियल आप यूज करें, आप मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, है ना, सिंगल बॉन्ड बना सकने वालों को मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्या, वैसे तो नहीं यूज करें, मतलब उपधातुओं को तो नहीं यूज कर रहे। तो जैसे मटेरियल यूज करेंगे उसके ऊपर भी इसकी निर्भरता होती है। एक और पार्ट है चालक के तापमान। चालक के तापमान वाले केस को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये पहले वाली जो केस थी मैं उसी को रखता हूं, एंड चालक के
तापमान की मैं बात करता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि इसका टेम्परेचर हमने क्या किया, बढ़ा दिया। तापमान जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये चार्ज कैरियर से आवेश वाहक हैं। ये आवेश वाहक ऐसे तो अरेंज रहेंगे नहीं भाई, इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो ये क्या कहते हैं, ये रैंडमली मूव करने लगते हैं, कहीं भी चलेगा, इधर इधर इधर, ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कहीं भी चल रहा है, ये कहीं भी रैंडमली ऐसा मूव हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने क्या नहीं, पूरा का पूरा एटम हो रहा है, पूरा का पूरा अणु जो है वो मूव कर रहा है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनकी रैंडमनेस क्या होगी, और बढ़ जाएगी। इनकी ये जो रैंडमनेस है, जो गति कर रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, वो रैंडमनेस क्या होगी, और बढ़ गई। तो रैंडमनेस और बढ़ गई तो मेरे कैरियर्स, मेरे ये चार्जेस को यहां से यहां कैरी करके ले आना है, ऐसा कैरी करके इधर ले आना है। तो क्या ये कैरी करेंगे, नहीं करेंगे। तो मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान, रेजिस्टेंस का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। आई है बात समझ में। क्या होता है, आप इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप तो इसको ऐसा समझिए, प्रेयर जस्ट होने से पहले स्कूल में, है ना, हम सभी बच्चों के क्या हालात होते हैं भाई, ऐसे ही, है ना, कोई कहीं भी किसी से भी बात कर रहा है, कहीं भी मुड़ रहा है, कहीं भी हॉल में इकट्ठे सब लोग, प्रेयर अभी होने वाली है, तो उस समय उसके पहले क्या होता है, हर कहीं कोई भी घूम रहा है। अब क्या हुआ, तो भैया गलती से प्रेयर हो रहा है जिस माइक से, उसमें बज गया एक सॉन्ग, क्या होगा, तो जैसे ही सॉन्ग बजेगा हम सभी के इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। हम लगे बेहतरीन, पहले इससे तो बतिया ही रहते, मस्ती के मूड में पहले ही थे, उठा करके गाना बज गया, अब वो बजा गलती से हो, तुरंत नाचना शुरू हो जाएंगे। मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और हम हर कहीं नाच रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं देख रहे, बेहतरीन नाचे जा रहे। अब क्या हुआ कि कोई नॉर्मल व्यक्ति आपके आपसे कहे, व्यक्ति मतलब क्या भाई, मान लीजिए जो गार्ड भैया होते हैं या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति, है ना, जिनके हम कम सुनते हैं, जनरली सुननी चाहिए लेकिन उनकी भी, है ना, लेकिन जनरली सिंपल सा, है ना, जिन टीचर से डर नहीं लगता, चलो इनको बात करते हैं, ठीक, ज्यादा इमोशनल नहीं होते, जिन टीचर से डर नहीं लगता, अगर वो आए और वो कहते हैं कि भैया बैठ जाओ, है ना, या फिर लाइन बनाओ, सीधी लाइन करो, सुनते हैं क्या, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ी हुई है, हम कुछ नहीं सुन रहे होते। लेकिन तुरंत ही वो पीटी वाले टीचर आए और एक विसिल बजाई, पीटी वाले टीचर से मैक्सिमम लोगों को डर लगता होगा, है ना, और कुछ जगहों पे नहीं भी लगता होगा भाई, है ना, बट मैक्सिमम, हाँ। तो पीटी वाले टीचर ने सीटी जैसी बजाई और पूरे के पूरे बच्चे बिल्कुल लाइन, बिल्कुल सीधे, ऊपर से प्रिंसिपल सर और आ गए या मैम जो भी, तो क्या होगी, पूरी लाइनें जम जाएंगी। कहने का मेरा मतलब सिर्फ यह था कि भैया शुरुआत में जैसे ही गाना बज गया तब क्या हुआ, हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, तो हमारी रैंडमनेस बढ़ गई थी। रैंडमनेस बढ़ गई थी तो नॉर्मली कोई आके कह रहा था तो हम अलाइन नहीं हो रहे थे, मतलब क्या, हम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे, हम उसका विरोध कर रहे थे उस व्यक्ति का। लेकिन जैसे ही कोई इसके क्रॉस एक हायर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए कंपैरेटिवली इनके इंटरनल एनर्जी से भी ज्यादा, तो कंडक्शन करेंगे, ये लाइन में लग तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए भैया, एक तगड़ा डोज। तब तो वही सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके इलेक्ट्रॉन्स जो आवेश वाहक है बेसिकली, उनकी रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर उनकी रैंडमनेस बढ़ रही है इसका मतलब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, यानी रेजिस्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर है बात भाई? चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। सेम पेज 232 पे ही है, ये पेज पे ही क्वेश्चन। समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो, दो तार है, मटेरियल सेम है, ठीक है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाए। देखिए अब बात कहां आके अटक रही है, एक पतला है और एक मोटा है। अब पतला तार और मोटा तार होने से क्या हो रहा है भाई, तो ये देखिए ना, ये पतला वायर है और ये एक मोटा वायर है। अभी जो मैंने आपको बात सिखा करके ले आया हूं उसी से इसका आंसर मिल जाएगा, इसीलिए हमने उसको इतना विस्तृत समझा। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें ढोने वाले भैया एक ही लाइन में ये चार्ज कैरियर्स अरेंज, और ये रहा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। आप देखिए ना, ऐसे ऐसे एक लाइन ये पूरी बनी है, एक लाइन ये पूरी बनी है, एक लाइन ये पूरी बनी है,
मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे बात करूं, एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर बात करूं, तो यहां कितने कैरियर एक साथ जा सकते? 3 चार्जेस एक साथ चल के जाएंगे। और यहां पे कितना? सिर्फ एक चार्ज चल करके जाएगा। तो दोनों में से बेहतर वाहक कौन है? तो भाई विद्युत धारा मुझे जबकि पता है क्या होती है, विद्युत धारा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू को भी क्या लिखते हैं? एन ई अपॉन में टी। क्यू मतलब आवेश, एन मतलब नंबर ऑफ चार्जेस, ई मतलब 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, तो एन ई अपॉन में टी। मैं कहता हूं ये एन का मान जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। और हमको ओम के नियम से पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू आर आई। ये भी मुझे पता है कि R क्या होता है भैया? यहां पे कांस्टेंट। R कैसा? कांस्टेंट होता। खैर, मुद्दा किसका कहना चाह रहे थे भाई? V, R और I में I का मान अगर ज्यादा करना है तो V अपॉन R इज इक्वल्स टू होता है I। मतलब मैं कहूं तो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R के। यानी जहां प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां करंट का मान क्या होगा? कम होगा। और रुकावट ज्यादा होगी तो प्रवाह कम होगा ना, और रुकावट कम होगी तो प्रवाह ज्यादा होगा। तो ये एक दूसरे कैसे अपोजिट है। यहां पर रुकावट ज्यादा होगी क्योंकि कैरियर ही कम है ना, तो यहां करंट कम जाएगा। और इस केस में क्या हो रहा है? कैरियर ज्यादा हो गया ना, तो रेजिस्टेंस कम हो गया और करंट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो गई। तो मतलब मोटे तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्योंकि हमने ये अभी जस्ट देखा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। अगर कहीं पर भी आपसे अब कह दिया जाए कि भैया ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? करंट। अब आपसे किसी ने कह दिया कि भैया ये रेजिस्टेंस कम हो गया, ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा हो गया? ये कम हो गया। तो रेजिस्टेंस जब आपने कह दिया कम हो गया तो मैं तो कहूंगा ही ना करंट बढ़ गया, धारा आसानी से जा पा रही है। यही कंडीशन सही है। तो मतलब यहां पर समझ में आ रहा है कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा तो चालक का प्रतिरोध कम होगा और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? ठीक है भाई, रुकावट कम तो कंडक्शन ज्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने चेंज कर दिया लेकिन उसका प्रतिरोध सेम है। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा? भाई ओम्स लॉ की बात करना चाह रहे हैं। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, और ये कह रहे प्रतिरोध नियत है ही। तो मतलब इसकी जो अगली लाइन लिखते थे V इज इक्वल्स टू क्या? RI। इसको याद भी कराया था मैंने कैसा भाई कि ओम वीर थे। वीर मतलब क्या? V इक्वल्स टू IR। ठीक है ना, प्रोनाउंसिएट करते कैसे? VIR। तो ओम के नियम से मैं इसमें क्या कह सकता हूं? ओम के नियम से मैं कह सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? I। अर्थात ये कह सकता हूं कि जो यहां पे चेंज होगा वही चेंज यहां पे मिल जाएगा। अब कह रहे उसके बीच के विभवांतर को पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटा के आधा कर दिया। अगर आपने कहा कि इसको V/2 कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा? I/2 हो जाएगा। सिंपल। विभवांतर आधा तो करंट भी आधा। ठीक है ना, क्योंकि विभवांतर की वजह से ही तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अब विभवांतर आधा हो जाएगा तो फ्लो आधा। एक सिंपल सी बात इसके लिए सिखा देता हूं। देखिए, ये 2 टंकियां, एक इसमें नल लगा है और ये पहली वाली टंकी में यहां तक पूरा पानी भरा है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं भरा। तो यहां पे ये देखिए ना, पूरी हाइट इतनी और यहां पे पूरी हाइट खाली है। तो इसकी H हाइट और इसमें हाइट में कुछ भी नहीं है, पानी है ही नहीं। तो हाइट डिफरेंस कैसा है यहां पे आप बात करेंगे तो हाइट डिफरेंस आपको कैसा देखने को मिल रहा है? आपको हाइट डिफरेंस मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। जब हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम होगा तो यहां पर जो फ्लो होगा वो भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये पानी इसमें भरने लगा और पानी इसमें से कम होने लगा और दूसरे वाले में क्या होने लगा? भरने लगा। मैं अलग से बनाता हूं। अगला केस, इसी का अगला केस है। पानी क्या हुआ भाई? तो पानी यहां से चल चल करके इतना भर गया और इसमें भी। अब इसके बाद दोनों अगर सेम हाइट पे आ गए तो अब पानी थोड़ी बहेगा।
मतलब यहां पे फ्लो किस पे निर्भर कर रहा था भाई, इस हाइट डिफरेंस पे। ये पूरा फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट डिफरेंस पे। हाइट डिफरेंस नहीं, फ्लो नहीं। अच्छा, जैसे जैसे इसमें हाइट में डिफरेंस कमी आती चली जाएगी, जैसे देखिए, तो यहां पे ये हमने हाइट को कम करी, अब क्या होगा भाई, अगर दोनों में ये हाइट सेम हो गया तो पानी का फ्लो रुक जाता है ना। तो मतलब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आता है कि हम जानते हैं कि नियत प्रतिरोध पर किसी वैद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। अतः विभवांतर को घटाकर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ तो करंट भी हाफ। आइए आगे बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां क्या कह रहे हैं भाई, तो ये कह रहे हैं विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए, जब हम किसी मिश्र धातु के बनाते हैं, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंडेंसी है इसकी। हमें पता है कि अगर प्रतिरोध का अगर मान ज्यादा होगा तो ये हीट भी यानी तापमान भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हीट कैसे प्रोड्यूस करेगा भाई, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये कैसे होता है हीट के लिए, तो H इज इक्वल्स टू, है ना, पावर इंटू टाइम। अब पावर को क्या लिखते हैं, VI, और ये हो गया T। अब V को चाहे तो IR लिख दीजिए, क्योंकि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, और P इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो IV, VIP। तो ये IR, V की जगह पे मुझे IR रखना है, तो रख दीजिए IR इंटू I इंटू T। फाइनली क्या बन गया भाई, तो I स्क्वायर RT, हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। अब मैं अगर यहां पे कह देता हूं करंट कांस्टेंट और टाइम को भी, तो आप सीधा देखेंगे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जो हीट है, जो तापमान है, वो प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, समानुपाती दिख रहा है। अर्थात आपको क्या बात समझ में आ रही है भाई, कि मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए अगर हीट अच्छी चाहिए तो यहां पर दिख रहा है। विद्युत टोस्टर की बात करें मतलब हीट चाहिए, अगर इस्त्री की बात करें, आयरन करते जिससे कपड़े को, उसकी हम बात करें तो उसमें भी क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब हम मिश्र धातु को यूज करेंगे तो मिश्र धातु का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। जब आपने इंप्यूरिटीज मिक्स कर दी, देखिए मिश्र धातु का मतलब क्या है, जो प्योर मेटल्स है उसमें इंप्यूरिटीज मिक्स करना। जब आपने उसमें इंप्यूरिटीज मिक्स कर दी, तो इंप्यूरिटी मिक्स करने के साथ ही आपने रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया मतलब आपने हीट बढ़ाने में सहायता प्रदान करी। तो एक और पॉइंट ये आ जाता है कि जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, इंप्यूरिटीज को मिक्स करते हैं, मतलब मिश्र धातु बनाते हैं, वो ज्यादा हीट सस्टेनेबल भी हो जाता है। मतलब ज्यादा तापमान पर भी वो टूटता नहीं है, जो भंगुरता होती है वो कम हो जाती है उसकी। ठीक है ना, क्या होगा, तो ज्यादा हीट सहन कर सकता है। आइए देखिए आंसर देखते हैं हम। विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, इसके निम्नलिखित कारण है। क्या, तो पहला कारण, मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, रेजिस्टेंस बढ़ गई। मिश्र धातुओं का गलनांक उनकी अवयवी धातुओं के अपेक्षा उच्च होती है, अर्थात सामान्य से अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। मतलब हीट सस्टेनेबिलिटी इनकी क्या है, ज्यादा है। आगे बात करें तो मिश्र धातुओं का संक्षारण भी अवयवी धातुओं की अपेक्षा बहुत अधिक समय में होता है। जो मैंने कहा था कि वो भंगुर नहीं होती, मतलब जल्दी खराब नहीं होती। ठीक है, जो उसका डिके होना है वो भी नॉर्मली जो प्योर मेटल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब ज्यादा समय तक ये चल पाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इसी पेज पे मतलब 232 पेज पर ही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर दीजिए। देखिए एक टेबल बनी है आपके बुक में 12.2, उसमें कुछ वैल्यूज दी है, मैंने वो वैल्यू सीधे सीधे यहां पे कॉपी कर ली है अपने लिए। आप उस टेबल को देख सकते हैं, बाकी सभी मटेरियल्स के लिए दिया हुआ है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस टेबल को देखना समझना आना चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें कह रहे हैं आयरन मतलब Fe तथा मर्करी Hg में कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है। भाई जो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा वो बढ़िया चालक होगा, और कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। और इन दोनों को छोड़िए, उस पूरे टेबल में देख करके ये बताइए कि सबसे बेहतर चालक कौन है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आयरन की बात करें तो क्योंकि आयरन Fe का प्रतिरोध कितना भी 10 × 10⁻⁸,
जबकि मरकरी का कितना है 94 इंटू 10 टू द पावर -8। ये 10 है और ये 94 है, इसलिए आयरन में विद्युत धारा मरकरी की तुलना में अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, अतः आयरन मरकरी से अच्छा चालक है। मतलब आपको क्या दिखा, तो रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है Fe का, ये कम है जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है मरकरी का। तो ऑब्वियसली जो आयरन है ये बेहतर कंडक्टर है, किससे, मरकरी से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है क्योंकि सिल्वर Ag का प्रतिरोध 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 जो कि सबसे कम है। देखिए वो टेबल के अनुसार है ना, गोल्ड और बेहतर है, लेकिन हमारे टेबल में यहीं तक की बात की है, इसलिए इसके बारे में कह रहे हैं। Ag मतलब कौन भाई, सिल्वर, इसका रेजिस्टेंस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 होता है। लगभग इसके लिए देखिए ना तो 1/10 है ना, ठीक है ना, 1/10 गुना 1.6 1.5 है, तो मतलब मान लीजिए, चलिए ठीक है, अपन 1/7 गुना के आसपास कह लेते हैं। ये बहुत छोटी वैल्यू है भैया, आपको समझ में आ रही होगी। 1.6 इसके कंपैरिजन बहुत छोटी वैल्यू है। तो मतलब क्या, ये जो सिल्वर है ये और बेहतर कंडक्टर है। तो आप सोच रहे होंगे तो एक काम करो ना, ये काय के लिए फालतू फोकट में अपन कॉपर के वायरें लगा करके चलते आए, लगाते हैं सिल्वर की, तो भैया लगा लीजिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर पता चल गया ना अपनी कंट्री में कि भैया ये सिल्वर के वायर लगी है, तो लोग विद्युत का नहीं सोचेंगे कि उसमें जाने की वजह से करंट का झटका लगेगा, वो कैसे भी जुगाड़ लगाएंगे और सारे सिल्वर उनके घर के अंदर। खैर, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि सिल्वर का रेजिस्टेंस कैसा भाई, कम है, तो इसके कंडक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा, मतलब बेहतर कंडक्टर है। ये मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह में ये सब कुछ में यूज होता है, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है उसमें और भी मिक्स कर लिए जाती है कुछ चीजें, लेकिन हाँ यूज होता है, ठीक है, ये बेहतर कंडक्टर है। चलिए, तो यहां तक ये बात समझ में आई है भाई। मतलब 232 पेज पर जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑल 5 क्वेश्चंस असॉल्ट, हमने इनको खत्म कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, ठीक है भाई। तो इसी तरीके से बाकी कोर्स कंटेंट के लिए भी बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स इतने सारे डिनोमिनेशंस डील करते हैं भाई, मतलब कि आपके लिए लेकर आते हैं सीबीएसई इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम। ध्यान से देखेंगे तो ये सीबीएसई का मतलब अल्टीमेटली है भाई एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स कंटेंट से, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बुक्स एनसीईआरटी ही है और आप इन पूरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से। साथ ही साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट की प्रिपरेशन करें, तब भी आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इसके भी पूरे कोर्स कंटेंट आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से, तब तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिवली प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पे आपके ही बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पूरे क्वेश्चंस, पूरा सिलेबस, पूरा मटेरियल, पूरा कोर्स कंटेंट डिजाइन्ड है। इसी तरीके से अगर आप अपने इंग्लिश स्पोकन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्पोकन इंग्लिश वाले सेगमेंट पे जा करके आप अपनी अंग्रेजी को और बेहतर कर सकते हैं। एंड अगर आप कोई जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन लाइक बैंक, इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीआईआईबी एंड जेएआईआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप इन सेगमेंट्स में जाइए, वहां पे आपके पूरे कोर्स कंटेंट मिल जाते हैं एंड पूरा ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ ही साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन देते चलूं कि भाई अगर आप चाहते हैं अपने लिए बुक्स या अपने दोस्तों के लिए बुक्स और ई बुक्स परचेस करना, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइंड बुक्स और ई बुक्स को भी परचेस कर सकते हैं। कहां से भाई, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कर लीजिए अपने लिए मटेरियल। अच्छा, इसी तरीके से कि भाई आप जैसे कि हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से, आप जुड़ सकते हैं हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर आप अपने सुझाव हम तक शेयर कर सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकती है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और पाठगत क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।